आज हम करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th के मैथ्स के लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के सारे क्वेश्चन जो 23 एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अपने को असर्शन में दे रखा है कि ये जो सिस्टम अपने को दे रखा है, जो इक्वेशन अपने दे रखी है, ये इनकंसिस्टेंट है। ठीक है। और रीज़न दे रखा है कि ऐसे मान लो आपके पास ये दो इक्वेशन इस तरीके से हैं तो इनकंसिस्टेंट होंगी अगर वो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसा है तो ये अपने पास जो लीनियर इक्वेशन होंगी वो इनकंसिस्टेंट होंगी। देखिए, इसके लिए आपको सिंपल जो चीज़ आनी चाहिए वो आनी चाहिए कि जो कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी होती है, सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशंस, ये आपको आनी चाहिए। ठीक है ना। तो ये है, आपको चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए आपका a1 और a2 इक्वल है तो कंसिस्टेंट होगी और साथ साथ यूनिक सॉल्यूशन होगा। और तीनों इक्वल हैं, a1 a2 b1 b2 c1 c2 अगर इक्वल हैं तो कंसिस्टेंट होंगे। कंसिस्टेंट का मतलब होता है एक तरीके से सॉल्यूशन होना, नहीं सॉल्यूशन होगा लेकिन इनफाइनाइट होगा। अगर तीनों इक्वल हैं और दो ये a1/a2 b1/b2 इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे c1 c2 मैटर नहीं करता। ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए ऐसा हो जाए कि a1 a2 b1 b2 इक्वल हो जाए लेकिन c1 c2 की इक्वल ना हो तो ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपके पास सॉल्यूशन ही नहीं होगा। यहाँ पे तो आपके पास सॉल्यूशन था, एक इनफाइनाइट था तो एक में यूनिक था, यानी एक में सिंगल सॉल्यूशन था और एक में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस थे। लेकिन अगर आपकी ये कंडीशन हो जाती है कि a1 a2 b1 b2 के इक्वल तो है लेकिन c1 c2 इक्वल नहीं है तो ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, यानी नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। यहाँ पे अपने पास जो लाइन्स होती हैं वो पैरेलल लाइन्स होती हैं, इस वजह से आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए तो आप इस क्वेश्चन को इजिली कर लोगे। तो ये अपने पास ये दे रखा है, यानी कि पहली बात तो यहाँ पे रीजन सही है कि a1/a2 b1 b2 अगर c1 c2 है तो इनकंसिस्टेंट अपना होगा, यानी ट्रू तो है रीजन। एक्सप्लेन करेगा नहीं करेगा बाद में देख लेंगे। सिस्टम लीनियर इक्वेशन ये दे रखा है, ये इनकंसिस्टेंट है, ये प्रूव करना है। तो 3/15 हो गया अपने पास और 5/15 हो गया और 4/25। ये 1/5, ये 1/3 और ये तो अलग ही है कुछ। ठीक है ना। तो पहली बात तो ये 1/5 हो रहा है यहाँ पर और ये भी 1/5 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये दोनों इक्वल हैं लेकिन इसके इक्वल नहीं है तो ये इनकंसिस्टेंट है। हाँ, तो ये इनकंसिस्टेंट है और ये भी सही बात बोल रहा है, ये भी ट्रू है और प्लस ये एक्सप्लेनेशन भी इसकी सही दे रहा है क्योंकि इस कारण से ही यह इनकंसिस्टेंट है। ठीक है ना। तो ये आपको याद होनी चाहिए तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे इजीली। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि अपने को सॉल्व करना है एक्स और वाई के लिए ये वाली इक्वेशन। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये अपने पास दो इक्वेशन हो गई। कई सारे मेथड से आप कर सकते हो, चलो हम एलिमिनेट मेथड से यूज करते हैं। ठीक है ना। एलिमिनेट मेथड को कैसे यूज करेंगे हम इसके थ्रू देखते हैं। एलिमिनेशन क्या करें, हमें इसमें से कोई भी एक टर्म एलिमिनेट करना होगा। एलिमिनेट करने के लिए पहले तो भाई इसमें टर्म्स इक्वल करें, जो कोफिशिएंट्स हैं अपने एक्स के उन्हें इक्वल करें। तो हम वाई वाले को इक्वल करने की कोशिश करते हैं। इक्वल नहीं मतलब इस तरीके से जब इन्हें सम करें तो वाई जो है कैंसिल आउट हो जाए और हमारा सिर्फ एक्स की टर्म बचे। तो अगर हमसे एक्स वाले को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इस वाली इक्वेशन को दोनों तरफ, ठीक है ना, और सेकंड इक्वेशन वैसी की वैसी बनी रहने दो। ठीक है ना। तो अपने पास इक्वेशन ये हो जाएगी। अब इन इक्वेशन को ऐड कर दो। जब ऐड करोगे तो वाई से तो वाई कट जाएगा, सिर्फ 3x 2x बचेगा, यानी अपने पास जो बचेगा वो बचेगा 5x = 22। तो x की वैल्यू क्या आ गई 22/5। और जब x की वैल्यू आप इसमें पुट करोगे जो पहली इक्वेशन थी सबसे पहली वाली, तो अपने पास y की वैल्यू आ जाएगी। और y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो 22/5 - 6। ठीक है ना। दैट्स इट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास था वो था कि ये जो अपने पास लीनियर पेयर है ये कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट ये अपने बताना है। तो 5/-10 है अपने पास एक तरफ। नेक्स्ट है अपने पास -3/6 और ये है 11/22। ये भी -1/2, ये भी -1/2, लेकिन ये 1/2 है। ये दोनों इक्वल है, ये से इनइक्वल है तो ये क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। ठीक है ना। दैट्स इट। यानी ये जो हमारे पास जो लाइंस थी ये वाली, ये जो लाइंस ये हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं, इस वजह से इनकंसिस्टेंट आ रहा है। a1 a2 तो इक्वल है लेकिन c1 c2 इक्वल नहीं है, तो ये अपने क्या हुई पैरेलल लाइंस और इनकंसिस्टेंट। ये आपको याद होना चाहिए, ये वाले ये जो है आपके सारे ये आपको याद होनी चाहिए। दैट्स इट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायगोनल जो है रेक्टेंगल फील्ड का वो 60 मीटर मोर है देन द शॉर्टर साइड। इफ द लॉन्गर साइड इज 80 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द फील्ड। तो हमें लेंथ बतानी है, मतलब साइड्स की लेंथ बतानी है, यानी लेंथ और ब्रेथ दोनों बतानी है अपने को। तो देखो, मान लीजिए आपकी शॉर्टर साइड x है, मान के चलिए शॉर्टर साइड आपने x मान ली, तो लॉन्गर साइड क्या हो जाएगी x प्लस 80, क्योंकि उसने दे रखा है शॉर्टर साइड से लॉन्गर साइड जो 80 मीटर ज़्यादा है। और जो डायगोनल जो है वो 60 मीटर ज़्यादा है। वो कितना है, शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज़्यादा है, और लॉन्गर साइड शॉर्टर साइड से 80 मीटर ज़्यादा है, और डायगोनल 60 मीटर ज़्यादा है। ठीक है ना, ठीक है। तो जब लेकिन इसमें क्वेश्चन में दिक्कत है कि दिक्कत तो क्या है देखते हैं। अपने पास देखो, डायगोनल अपने पास है, शॉर्टर साइड अपने पास है, लॉन्गर साइड अपने पास है। ठीक है ना, शॉर्टर साइड ये x प्लस 80, ये x प्लस 60 सब कुछ है। अब इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए बस। तो पाइथागोरस थ्योरम में आप लगाओ तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 80 का स्क्वायर। ठीक है ना, डी स्क्वायर क्या है अपना x प्लस 60, तो x प्लस 60 का स्क्वायर, तो ये अपना इक्वल हो जाएगा ये। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, इस टर्म से सॉल्व करोगे, तो आपके पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 40 वगैरह वगैरह, ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। और जब इसमें आप जो रूट्स निकालोगे तो आपको पता चलेगा आपके पास कोई रियल रूट्स नहीं आएगा, यानी कि इसका कोई रियल सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। दैट्स इट। जब आप इसके रूट्स निकालोगे ना, या तो आप रूट्स निकालो या फिर आप सिंपली बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लो आप पहले, तो वो आपको जो है जीरो से छोटा आएगा, और जीरो से छोटा है तो इसके कोई रियल रूट्स नहीं होते। ये भी कंडीशंस हैं, 3 कंडीशंस होती हैं इसकी, इक्वल, ग्रेटर देन एंड इक्वल, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ये तीनों कंडीशन आपको पता होना चाहिए। अगर अपना बी स्क्वायर माइनस लेस देन है तो रियल रूट्स नहीं होंगे, अगर इक्वल हो जाता है तो रूट्स सेम यूनिक नहीं होंगे, सेम रूट्स होंगे दोनों, दो रूट्स अब निकलने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों सेम होंगे। और ग्रेटर देन है तो अपने पास यूनिक रूट्स होंगे, दोनों अलग अलग रूट्स होंगे। ठीक है ना, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलें अगर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो था वो था कि सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 45 ईयर्स। अगर हम फादर और सन की एज का अगर हम सम करें तो 45 ईयर्स है। ठीक है, 5 years ago प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वाज 124, डिटरमाइन द प्रेजेंट एज। कि अगर हम सम करें तो 45 आ रहा है और मल्टीप्लाई कर दें तो 124 आ रहा है, तो प्रेजेंट में एज कितनी बताओ भाई। ठीक है, देखते हैं। लेकिन ये जो मल्टीप्लिकेशन दे रखा है 5 years ago में दे रखा, तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखना। तो मान लीजिए प्रेजेंट एज उनकी मान लीजिए एक्स और वाई। ठीक है ना, तो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। हमने फादर की एक्स एज जो यहाँ पे एक्स मान ली, ठीक है ना, दैट्स इट। बस ये चीज़ चेकआउट करनी थी अपने को। वैसे आप कई तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन अपना 2 वेरिएबल क्वेश्चन है, यहाँ पे अपने को 2 वेरिएबल्स लेके चलने होंगे। ठीक है ना, तो फादर की आपने एक्स मान ली और सन की आपने वाई मान ली। मैंने अभी आंसर सॉल्यूशन इस वजह से चेक किया ताकि जब आप उस सॉल्यूशन रेफर करें तो आपको एक्स और वाई में दिक्कत ना हो, नहीं तो हो सकता है आपको एक्स और वाई में दिक्कत आ जाए। तो मान लीजिए कि फादर की जो है एक्स है और सन की वाई है, तो पहली कंडीशन हमने को दे रखी है कि एक्स प्लस वाई जो है अपने को दे रखा है 45। ठीक है ना, ये अपनी एक इक्वेशन हो गई, दैट्स इट, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन बनाते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन में दे रखी है कि 5 years ago यानी x माइनस 5, ठीक है ना, और y माइनस 5, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 124। जो प्रोडक्ट जो है उनकी एजेस का वो 124 है, यानी इसका अगर आप मल्टीप्लाई करो तो ये आपको मिल जाएगा 124। अब आपके पास 2 इक्वेशन आ गई, ये जो पहले मैंने बताई थी x प्लस वाई इक्वल 45, और ये इक्वेशन बस ये हो जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सिर्फ सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है, और अपने पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। सॉल्व करना मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला क्योंकि बहुत ही सिंपल चीज़ है, कुछ खास नहीं है, तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिंगल वेरिएबल का यूज़ किया है सॉल्यूशन में, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है क्योंकि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स है। मैंने जो भी सॉल्यूशन बताया उसी तरीके से आपको करने का है। बाकी आप यहाँ पे
आंसर जो आप रेफर कर सकते हो कितना आना चाहिए वो चीज़ आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्स इज द स्मॉलर बाई 28 डिग्रीज द मेजर ऑफ द लार्जर एंगल। तो देखिए अपने पास सप्लीमेंट्री एंगल है, इस तरीके से होता है, पूरा कितना होता है, ये पूरा होता है 180 डिग्री, ठीक है ना, पूरा 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर दे रखा है जो लार्जर जो है वो स्मॉलर से 18 डिग्री से क्या करता है, बड़ा है, यानी कि लार्जर मान लीजिए आपका x है और स्मॉलर अपना y है, स्मॉलर क्या होगा y, तो जो लार्जर यानी x माइनस वाई आप करोगे तो वो अपना 18 आएगा, समझ रहे हो ना, पहली चीज़ होगी। और सेकंड चीज कि ये जो है अपना सप्लीमेंट्री एंगल है, तो x प्लस भी क्या होगा 180, यानी y x माइनस वाई करो तो अपना 18 आएगा। क्यों? क्योंकि x जो लार्जर एंगल जो है वो स्मॉलर से 18 डिग्री बड़ा है, और चूंकि सप्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों सम करोगे तो 180 आ जाएगा। दो इक्वेशन आ चुकी हैं, सॉल्व आप कर सकते हो, दैट्स इट। और यहाँ पे अपने को लार्जर एंगल बताने का है, ठीक है ना। सॉल्यूशन यहाँ पे दे रखा है, आप चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी का, ऑलरेडी हम कई सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, आप इसे भी कर पाएंगे। अब देखिए अब अपने पास ये जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि ये अपने पास इसका जो यूनिक सॉल्यूशन है x2 और y इक्वल टू 1, तो क्या की वैल्यू बताइए। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। और अपने पास लीनियर इक्वेशन ये है, ठीक है, इसका जो है यूनिक सॉल्यूशन है, इनका जो है सॉल्यूशन जो है यूनिक है, और वो क्या है x इक्वल टू टाई एंड x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, दैट्स इट। अब इसको वैल्यू ऑफ की बतानी है। अब देखिए अगर ये सॉल्यूशन है इसका तो ये इसको फॉलो करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। इसमें इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपकी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। जब आप इसमें पुट करोगे तो 2 प्लस k बाई 5 हो जाएगा और k की वैल्यू 3 अपनी आ जाएगी, दैट्स इट। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है कि जो लैंडिंग लाइब्रेरी है उसका एक फिक्स चार्ज है। अपने जो लाइब्रेरी जो होती है जो कि बुक्स एक तरह से रेंट पर देती है, उस लाइब्रेरी की यहाँ पर बात हो रही है। ये एक लैंडिंग लाइब्रेरी है जिसका फिक्स चार्ज है पहले 3 दिन के लिए, यानी अगर आप कोई बुक लेके जाते हो तो पहले 3 दिन के लिए तो आपको फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। उसके बाद एक एडिशनल चार्ज लगता है फॉर ईच डे, उसके बाद यानी उसके बाद हर डे का अलग चार्ज लगेगा। तो यहाँ बात हो रही है कि ऋतिक जो है उसने 27 रुपये पे किए फॉर अ बुक, 27 रुपये उसने पे किए बुक के लिए, और उसने 7 दिन के लिए रखी थी। और मनमोहन ने पे की 21 रुपये फॉर 5 डेज, यानी कि जो ऋतिक जो है, ऋतिक ने जब बुक अपनी 7 डेज के लिए रखी थी तो उसने 27 रुपीज़ पे किए, और मनमोहन ने वहीं पर 5 डेज के लिए बुक ली थी और उसने 21 रुपीज़ पे किए। तो फिक्स चार्जेस और चार्जेस फॉर ईच एक्स्ट्रा डे के लिए बात हमें यहाँ पे करनी है। तो फिक्स चार्जेस मान लीजिए आपने x मान लिया, और हर एक्स्ट्रा चार्ज होगा हर डे का वो आपने y मान लिया, ठीक है ना। तो देखिए पहली कंडीशन में बात करें कि ऋतिक ने 27 पे किए 7 डेज के लिए, तो फर्स्ट 3 डेज के लिए तो अपना x लगता है, यानी 3 डे तो अपना x चार्ज लगा होगा। उसके बाद कितने डेज होते हैं 4, यानी 4 दिन अपना जो चार्ज लगा होगा y लगा होगा। तो अगर हम इसे इक्वेशन बनाए तो क्या बनेगी, x प्लस 4y क्यों, क्योंकि पहले 3 दिन का चार्ज तो अपना x लगना है, वो तो हर दिन का जो है सेपरेट चार्ज लग रहा है, एडिशनल चार्ज लग रहा है, जो कि हो जाएगा 4 इंटू वाई। और टोटल रुपये उसने यहाँ पे जो पे किए वो हैं 27। तो एक इक्वेशन तो अपने पास ये आ गई, ठीक है। सिमिलर वे में अपन एक इक्वेशन बनाएंगे दूसरे मनमोहन के लिए, ठीक है ना। मनमोहन ने यहाँ पर 20 रुपीज़ पे किए, ठीक है ना। तो एक्स तो उसके हो गए पहले 3 डेज के, उस बाद उसने और कितने दिन रखी 5 डेज, तो यानी 5 माइनस 3 यानी 2 डेज, यानी 2 डेज का जो टोटल चार्ज हो गया वो हो जाएगा 2y, क्योंकि 3 दिन के बाद हर दिन का चार्ज जो है वो y है, ईच एक्स्ट्रा डे, यानी कि एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। उसके बाद हर डे का अपना अलग चार्ज है। तो 2 दिन का चार्ज क्या होगा 2 इंटू वाई, क्योंकि हमने जो एक्स्ट्रा डे जो है अपने जो 3 दिन में जो एक्स्ट्रा डे लगते हैं उनके हमने जो चार्ज जो माना है वो हमने वाई माना है। 2 दिन का चार्ज क्या हो जाएगा 2 इंटू वाई, तो x प्लस 2y इक्वल टू 21। तो ये अपनी 2 इक्वेशन बन गई। इन 2 इक्वेशन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करके देखिए, सॉल्यूशन में इसके बाद प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना सा जाता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ए बी फॉर विच सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की कंडीशन पता होना चाहिए, जो कि पहले बता चुका हूँ। आप वीडियो जो है पीछे लेके जाइए
और उस कंडीशन चेकआउट कीजिए और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। बाकी हम डायरेक्ट यहाँ पे करते हैं कि जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की जो कंडीशन होती है 3 + ab 3 अपॉन a + b 4 अपॉन 2 इंटू a - b इज इक्वल टू 12/24 ये इक्वेशन होती है। यानी सारा a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 ये तीनों अपने इक्वल होते हैं। बस पहले आप इन दोनों को लेके इक्वेशन बना लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास 2 इक्वेशन आ जाएंगे और दोनों इक्वेशन को जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो अपनी a और b की वैल्यूज भी आ जाएंगी। अभी सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, आप सॉल्यूशन चेकआउट कर सकते हैं। बाकी जो मेथड मैंने बताया वही मेथड आपको यूज करना है। ये रहा इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन के लिए आपके लिए ये यूज होगा, ठीक है ना। दैट्स इट। अगर कुछ नहीं करना है, आपके पास 2 वैल्यूज आ जाएंगी, इनको फर्दर आप सॉल्व कर लीजिए तो ये अपना ये आ जाएगा। सॉल्व करना देखा ऐसा कुछ खास बताने को नहीं है, बताने को बता दूं, एक सिर्फ टाइम वेस्ट के अलावा कुछ नहीं है। आप बड़ी आसानी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है कि इफ द लाइन्स रिप्रेजेंट दिस एंड दिस आर पैरेलल देन द वैल्यू ऑफ द एन। तो पैरेलल के लिए क्या कंडीशन होती है? पैरेलल की कंडीशन होती है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अंडरस्टैंड? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ पर आप a1 अपॉन a2 जो है इसको इक्वल रख दीजिए, ठीक है ना। यानी 3/2 जो है इक्वल होगा किसके? 2m/5 के बट नॉट इक्वल टू व्हाट? 2/1 जो कि इक्वल होने वाला भी नहीं है क्योंकि ये अपना पहले ही ये जो है 3/2 है, ये 2/1 है, यानी इसके तो इक्वल नहीं है। तो बस आप इस कंडीशन का यूज कीजिए कि 3/2 है 2m/5 इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से अपनी m की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 15/4। दैट्स इट। और कुछ नहीं आपको करने का है, कंडीशन आपका होना चाहिए, कंडीशन वैल्यूज पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 15/4। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि सबीना एटीएम जाती है 2000 रुपये निकालने के लिए, ठीक है ना, और लेकिन उससे वहाँ पर सिर्फ 50 और 100 के ही नोट्स मिलते हैं और सबीना टोटल नोट्स जो है सबीना को मिलते हैं वो 25 मिलते हैं। तो उसके 50 के नोट्स कितने होंगे और 100 रुपये के नोट्स कितने होंगे, ठीक है ना। तो वो हमें चेक करने हैं। तो मान लीजिए 50 के नोट्स अपने एक्स हैं और 100 के वाई हैं। तो टोटल नोट्स अपने कितने हैं? 25। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25, क्योंकि हमने माना एक्स जो है 50 के हैं, 50 जो नोट्स हैं वो एक्स हैं और 100 के वाई हैं। तो टोटल नोट्स अपने कितने हो गए? एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई टोटल नोट्स वो अपने कितने हैं? 25। तो एक्स प्लस वाई अपना इक्वल हो गया 25 के। नेक्स्ट जो है उसने वो दे रखा है कि टोटल उसने रुपये जो निकाले वो 2000 निकाले हैं। तो अगर हम इसको रुपीज़ में अगर कन्वर्ट करें तो एक्स प्लस 15 नोट्स हैं, यानी 50 इंटू एक्स प्लस 100 के नोट्स कितने हैं? वाई इज इक्वल टू, यानी ये टोटल नोट्स उसने निकाल ली कि टोटल उसने पैसा इतना निकाला है, ठीक है ना, और उसने निकाला कितना है जो ऑलरेडी दे रखा है 2000, इसे 2000 का इक्वल कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये अपने पास 2 इक्वेशन हो गई, इन्हें आप सॉल्व कीजिए और आपका इजीली आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं कि 5 years ago Amit was thrice as old as Baljit, और 10 years Amit shall be twice as old as Baljit। तो उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी ये बतानी है। तो देखिए हम ये करेंगे, प्रेजेंट एज अमित की एक्स मान ली, बलजीत की वाई मान ली, ठीक है ना। पहली कंडीशन दे रही है 5 years ago, यानी x - 5 एंड y - 5। ये अपनी पहली कंडीशन दे रखी है। इसमें दे रखा है कि 5 साल पहले अमित जो कि एक्स है, अपना एक्स एज जो है उसकी प्रेजेंट की वो थ्राइस है एज ओल्ड एज बलजीत, यानी कि इसकी जो वो है एज जो वो उससे 3 गुना है। तो पहली कंडीशन अपनी ये बनेगी, ठीक है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट कंडीशन की बात करें, नेक्स्ट कंडीशन बन गई 10 year hence, यानी आज से 10 साल बाद, यानी x प्लस 10। जो कंडीशन की बात की जा रही है उस कंडीशन को पहले आप लिख लीजिए, यानी अब कंडीशन बात की जा रही है x प्लस 10 की और y प्लस 10 की। x और y अपनी प्रेजेंट एज थी, अब 10 साल बाद की बात हो रही है तो x प्लस 10 कर लेंगे और एक तरफ y प्लस 10 कर लेंगे। अमित सेल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बलजीत, अमित जो है बलजीत से 2 गुना जो है उम्र में होगा। तो यहाँ पे ये x प्लस वाई इसके कितने टाइम्स हो गया? 2 टाइम्स। ये होगी अपनी सेकंड इक्वेशन, ठीक है ना। 2 इक्वेशन आ चुकी हैं, दोनों इक्वेशन आप सॉल्व कीजिए, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा और कुछ भी नहीं करने का।
बाकी देखिए सॉल्व करने में कुछ भी नहीं है, आप किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, जो कि मेथड आपको आने चाहिए, किसी मेथड को आप यूज़ कीजिए और उससे सॉल्व कीजिए। बाकी मैंने सॉल्यूशन भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है मैंने, आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ द के फॉर विच जी अपना जो इक्वेशन दे रखी है इनका कोई भी सॉल्यूशन ना हो। अब देखिए अब कोई भी सॉल्यूशन ना हो उसके लिए कौन सी कंडीशन थी, पैरेलल वाली कंडीशन थी। उस पैरेलल वाली कंडीशन क्या था, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। बस इस चीज को आप यहाँ पे यूज कर लीजिए, तो k/3 इज इक्वल टू 2/4, तो अपनी वैल्यू आ जाएगी 3/2, ठीक है ना। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि लोकेश जो है एक प्रोडक्शन मैनेजर है मुंबई में और वो रोजाना टैक्सी हायर करता है, ठीक है ना। अब जो टैक्सी का जो है मुंबई में एक तो फिक्स चार्ज है जो कि आपको लगना ही लगना है, आप कहीं भी जाओ। उसके बाद जो है चार्ज लगता है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, यानी एक तो अपना फिक्स चार्ज है जो कि आपको लगना ही लगना है, आप कहीं भी जाओ। उसके बाद जो चार्ज लगता है वो लगता है डिस्टेंस के बाद आपने कितनी डिस्टेंस कवर की है, यानी आपको जो टोटल चार्ज आप दोगे किसी वक्त आप दोगे, एक तो फिक्स चार्ज दोगे जो कि आपको देना ही देना होता है, आप कितनी भी डिस्टेंस कवर करो, प्लस आपने जितनी डिस्टेंस कवर की है उनके अकॉर्डिंग भी आपको चार्ज देना पड़ता है। तो इसकी ऑफिस जो है 10 किलोमीटर है घर से, और 10 किलोमीटर के लिए लोकेशन ने 105 रुपीज़ पे किए, ठीक है ना। और जो 15 किलोमीटर की जब उसने राइड की, जब घर वापस आ रहा था तो उसने 155 रुपये पे की। तो वही बताना है अपने को कि फिक्स चार्जेस क्या हैं, व्हाट आर द चार्जेस पर किलोमीटर। और सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है इसने कि अगर फिक्स चार्ज 20 है और चार्जेस पर किलोमीटर 10 है तो लोकेश को 10 किलोमीटर ट्रेवल करने के कितने रुपए देने पड़ेंगे। उसका जो क्वेश्चन है वो है कि टोटल अमाउंट पेड बाय द लोकेश फॉर 10 किलोमीटर फ्रॉम होम टू ऑफिस एंड 20 किलोमीटर फ्रॉम ऑफिस टू होम। और फिक्स चार्ज हमें यहाँ पे रखना है फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो देखो करते हैं। यहाँ पे हमने क्या करने का है, जो फिक्स चार्ज आप मान लीजिए x है और जो चार्ज जो है जो कि डिस्टेंस पे लग रहा है वो y है, ठीक है ना। तो 10 किलोमीटर के लिए उसने दिए थे 105 रुपीज़, तो ये 10 किलोमीटर के लिए उसने फिक्स चार्ज दिया हुआ है, प्लस 10 किलोमीटर चला है तो 10y, यानी पर किलोमीटर उसने y दिया है तो 10y हो गया, जो कि अपना 105 के इक्वल होगा। यानी इतने रुपए तो उसने जो है घर से जाते वक्त दिए 105। एक इक्वेशन बस ये आ गई। नेक्स्ट इक्वेशन जो आएगी वो आएगी कि एक्स फिक्स चार्ज है, अब वो 15 किलोमीटर चला हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। 15 किलोमीटर चला हुआ है तो यहाँ पे 15 किलोमीटर की एडिशनल चार्ज उसने दिया है 15 इंटू बाई, अब वो कितना है 155। इन दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो आपका ये दोनों क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, दैट्स इट, ठीक है ना। इन दोनों सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट चीज उसने दे रखी है वो दे रखी है अगर फिक्स चार्ज अपना 20 है और पर किलोमीटर चार्ज 10 है तो 10 किलोमीटर चलने का क्या जो है चार्ज होगा, ये भी देख लेते हैं। तो देखिए फिक्स चार्ज 20 तो है ही है, यानी 20 रुपीज़ अपने लगने ही है, प्लस 10 रुपीज़ है पर किलोमीटर, तो यहाँ पे कितने किलोमीटर चला वो 10, दैट्स इट। तो ये हो जाए 100, ये 20 तो 120, यानी 120 रुपये उसके लगेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि अगर वो घर से आता है 10 किलोमीटर जो है उसका ऑफिस टू होम, होम टू ऑफिस एंड 25 किलोमीटर फ्रॉम ऑफिस टू होम, इस डिस्टेंस अगर वो कवर करता है तो बताइए कि उसका जो फिक्स चार्जेस जो रखने हैं अपने को वो पहले दूसरे क्वेश्चन अपने जो आंसर अपने आए थे उनके अकॉर्डिंग ही रखने हैं, तो टोटल अमाउंट को कितना देगा ये बताना है। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, कुछ नहीं करने का। देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे हुआ, पहले के जो फिक्स चार्जेस अपने आए थे एक्स आया था और वाई था चार्जेस पर किलोमीटर। यहाँ पे बात की जा रही है टोटल अमाउंट पेड बाई द 10 किलोमीटर फ्रॉम होम टू ऑफिस एंड 25 किलोमीटर फ्रॉम ऑफिस टू होम। तो देखिए जब वो घर से गया और घर से जब आया तो उसने फिक्स चार्जेस 2 बार पे किए होंगे, बिल्कुल। और जो चार्जेस पर किलोमीटर है वो तो उसने जितनी डिस्टेंस उसने कवर की उसके अकॉर्डिंग ही पे किए होंगे। टोटल डिस्टेंस उसने जो कवर की वो है 10 + 25, यानी कि 35, ये उसकी टोटल डिस्टेंस होगी। तो इसकी जो आंसर अपने निकलेगा वही अपना होगा टोटल अमाउंट जो कि उसने पे किया है।
एक्स और वाई की वैल्यू अपने जो इसमें जो अपने यूज़ करनी है वही अपने को यूज़ करनी है। इस तरीके से अपना ये क्वेश्चन भी अपना सॉल्व हो जाएगा। बाकी मैं सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अपना सॉल्यूशन है। तो थैंक्स ऑल। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी वीडियो और वीडियोस देखने के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।